नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के उस हिस्से की जो सच में हर नागरिक के लिए एक शील्ड, एक सुरक्षा कवच जैसा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मौलिक अधिकारों की, यानी हमारे फंडामेंटल राइट्स की। तो चलिए इस पूरे मुद्दे को समझने की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। सवाल ये है कि सरकार, जिसके पास इतनी ज्यादा ताकत होती है, उसकी इस अपार शक्ति से आम नागरिकों को बचाता कौन है? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी भी डेमोक्रेसी के लिए सबसे अहम होता है। देखिए, डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ वोट डालना ही नहीं होता। इसका असली वादा है एक बैलेंस बनाने का, एक संतुलन, सरकार की ताकत और एक आम इंसान की आज़ादी के बीच। जरा सोचिए इस बारे में। एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में सरकार के पास कितनी पावर होती है? वो कानून बना सकती है, उसे लागू कर सकती है, यहां तक कि सजा भी दे सकती है। तो सवाल ये उठता है कि इस पावर को बेलगाम होने से, एब्सोल्यूट होने से कौन रोकता है? और जानते हैं, इसी सवाल के जवाब में हमारे संविधान का पूरा सार छिपा है। और वो जवाब है हमारे मौलिक अधिकार, हमारे फंडामेंटल राइट्स। ये अधिकार ना हर एक नागरिक के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल शील्ड की तरह है, एक ऐसा सुरक्षा कवच जो सरकार की किसी भी मनमानी के खिलाफ हमें बचाता है। तो आखिर ये हैं क्या? चलिए समझते हैं। मौलिक अधिकार मतलब वो बेसिक ह्यूमन राइट्स जिनकी गारंटी हमारे संविधान के पार्ट 3 में आर्टिकल्स 12 से 35 में दी गई है। इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे सदियों पहले मैग्ना कार्टा ने इंग्लैंड के राजा की पावर पर लगाम लगाई थी, ठीक वैसे ही ये अधिकार हमारी सरकार की पावर को लिमिट करते हैं। और सबसे जरूरी बात, ये सिर्फ किताबों में लिखे वादे नहीं हैं। अगर इनका उल्लंघन होता है तो हम सीधे कोर्ट जा सकते हैं। इसकी अहमियत का अंदाजा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के इस कोट से लगाया जा सकता है। उन्होंने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा और उसका दिल कहा था। सोचिए, इतनी बड़ी बात। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि यही वो आर्टिकल है, यही वो अधिकार है जो बाकी सारे अधिकारों को असल में लागू करवाता है। इसके बिना बाकी सब अधिकार बस कागज पर रह जाते। तो सवाल यह है कि ये सुरक्षा कवच, ये शील्ड आखिर बनी किन चीजों से है? चलिए एक एक करके उन 6 मुख्य आजादियों को देखते हैं जो हर भारतीय नागरिक को मिली हुई हैं। तो ये हैं वो 6 पिलर्स। सबसे पहले समानता का अधिकार, फिर आता है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें बोलने की आज़ादी जैसी जरूरी चीजें शामिल हैं। इसके बाद है शोषण के खिलाफ अधिकार, फिर किसी भी धर्म को मानने की पूरी आज़ादी, फिर आते हैं अल्पसंख्यकों के लिए कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स, और आखिर में सबसे खास संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब वो मास्टर की जो बाकी सभी अधिकारों के दरवाजे खोलती है। वैसे एक मजेदार बात यह है कि ये लिस्ट हमेशा से ऐसी नहीं थी। शुरुआत में 7 अधिकार हुआ करते थे, लेकिन 1978 में 44th संशोधन के जरिए संपत्ति के अधिकार को, यानी राइट टू प्रॉपर्टी को, फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से हटाकर एक लीगल राइट बना दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि जमीनी सुधार जैसे सामाजिक भलाई के कामों में कोई अड़चन ना आए। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। ये जो शील्ड है ना, ये बहुत मजबूत है, पर इसकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। ये अनलिमिटेड नहीं है। चलिए अब जरा इन सीमाओं को समझते हैं। देखिए, दुनिया में कोई भी अधिकार एब्सोल्यूट नहीं होता, मतलब बिना किसी शर्त के। और भारत में हमारे मौलिक अधिकार भी उचित प्रतिबंधों के दायरे में आते हैं, जिन्हें हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक व्यक्ति की आज़ादी और पूरे समाज के भले के बीच एक बैलेंस बनाना जरूरी है। तो सवाल ये है कि ये रोक टोक किन वजहों से लगाई जा सकती है? जैसा कि हम देख सकते हैं, ये वजहें बहुत गंभीर हैं, जैसे देश की सुरक्षा का मामला हो, पब्लिक ऑर्डर बनाए रखना हो, या नैतिकता का सवाल हो, या फिर भारत की संप्रभुता और अखंडता। मतलब मकसद ये है कि किसी एक व्यक्ति के अधिकार पूरे समाज की भलाई पर भारी ना पड़े। अब एक और खास सिचुएशन की बात करते हैं, नेशनल इमरजेंसी। ये एक ऐसी असाधारण स्थिति है जब नागरिकों की ये सुरक्षा ढाल, ये शील्ड, कुछ समय के लिए कमजोर की जा सकती है। तो होता क्या है, जब युद्ध या बाहरी हमले के आधार पर इमरजेंसी लगती है, तो आर्टिकल 19 के तहत मिलने वाली 6 तरह की आज़ादियां अपने आप सस्पेंड हो जाती हैं। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, आर्टिकल 20 और 21 यानी अपराधों की सजा से जुड़े संरक्षण का अधिकार और जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ये किसी भी हालत में, किसी भी इमरजेंसी में सस्पेंड नहीं किए जा सकते। ये एक बहुत ही पावरफुल सेफगार्ड है। तो अब एक सवाल उठता है,
जब एक तरफ किसी व्यक्ति के अधिकार हों और दूसरी तरफ सरकार की जिम्मेदारियां और दोनों में टकराव हो जाए तो रेफरी कौन होगा, फैसला कौन करेगा? बस यहीं पर तस्वीर में आती है हमारी न्यायपालिका, हमारी जुडिशरी। संविधान को अगर देखें तो एक तरफ है पार्ट 3 में मौलिक अधिकार। ये एक व्यक्ति की आज़ादी को प्रोटेक्ट करते हैं और इन्हें लेकर कोर्ट जाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ पार्ट 4 में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये सरकार को गाइड करते हैं कि सामाजिक और आर्थिक भलाई के लिए काम करे, लेकिन इन्हें लेकर आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो जब एक व्यक्ति के अधिकार और पूरे समाज की भलाई के लिए सरकार के काम जब ये आपस में टकराते हैं तो ये नाजुक संतुलन कौन बनाता है? इसका जवाब है सुप्रीम कोर्ट। हमारी न्यायपालिका ही संविधान की असली व्याख्या करती है। और ये जो संतुलन है ना, ये एक दिन में नहीं बना, ये धीरे धीरे कोर्ट के बड़े बड़े हिस्टोरिक फैसलों से बना है। जैसे 1967 में गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट मौलिक अधिकारों में बदलाव नहीं कर सकती। फिर आया 1973 का लैंडमार्क केशवानंद भारती केस, जिसने एक बीच का रास्ता निकाला। कहा गया कि पार्लियामेंट बदलाव तो कर सकती है, लेकिन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर, उसकी मूल संरचना को नहीं बदल सकती। और फिर 1980 के मिनर्वा मिल्स केस ने यह साफ कर दिया कि मौलिक अधिकारों और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच का ये जो बैलेंस है, ये खुद बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि फंडामेंटल राइट्स हमारे लोकतंत्र की नींव हैं, उसका दिल हैं, लेकिन ये समाज की ज़रूरतों के साथ एक डायनामिक बैलेंस में रहते हैं। और इस बैलेंस को बनाए रखने का जो सबसे ज़रूरी काम है, वो हमारी न्यायपालिका लगातार करती रहती है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज की ये दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है ना, तो ऐसे में आने वाले समय में अगली पीढ़ी के लिए एक इंसान की आज़ादी और समाज की भलाई के बीच के इस बैलेंस को कैसे देखा जाएगा, इसे कैसे फिर से डिफाइन किया जाएगा, ये एक सोचने वाली बात है।